वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट कौन कौन से उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आप लोग युक्ति आईएएस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने कलीग्स के द्वारा, अपने मित्र के साथ, और व्हाट्सएप स्टेटस या और भी सर्कुलेट ग्रुप होता है वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो प्रश्न पीटी और मेंस के पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ आप युक्ति आईएएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है, तो युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने से बहुत से टेस्ट आप लोग को अवेलेबल होंगे, लगभग 8189 टेस्ट सीरीज अपडेट है। और साथ ही साथ आप बहुत से सेगमेंट आप यहाँ से सेगमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे दैनिक जागरण का सेगमेंट है, और भी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, पीआईबी अवेलेबल है। तो आप जुड़िए, देखिए युक्ति आईएएस पर क्या आप लोग के लिए स्पेशल है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आज के न्यूज़ में कुछ खास है, आज का न्यूज़ अंतिम तक देखिएगा। आज बहुत से टॉपिक है ना पहले किए जा चुके हैं उस पर उसको ही कवर करता है। साथ में एक टॉपिक ऐसा है जहां से आपको प्रश्न, एक दो प्रश्न आपको लगातार पीटी में देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ मेंस में रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से ना इंटरव्यू के प्रश्न लगातार देखने को मिलते हैं। तो उस टॉपिक पर हम लोग विशेष रूप से नज़र डालेंगे। तो देखिए पहले पीटी फैक्ट के रूप में, देखिए मैं इस न्यूज़ को आप लोगों को बोला था ना, इस न्यूज़ को कवर करिएगा आप लोग, तो यह अच्छे से कवर कीजिएगा। सड़क सुरक्षा पर यह बहुत बेहतर काम किया जा रहा है। दैनिक जागरण के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें इन दौड़ती भागती सड़कों पर निर्माण सुविधा और सुरक्षा से संबंधित जो बातें की जा रही है उस पर। देखिए कल 6 करोड़, अभी 6 करोड़ लोग, नागरिक जो है भारत के, वो सुरक्षित यातायात के लिए शपथ लिए हैं। तो ये अभियान बहुत बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है और आने वाले समय में ने बहुत केस स्टडी के रूप में आप लोगों को कहीं भी किसी भी टॉपिक में यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई समस्या, उसका निदान हमें किस रूप से ढूंढना चाहिए, शासन प्रशासन को किस रूप से सहयोग और समानता स्थापित करनी चाहिए, एनजीओ और जो थर्ड पार्टी होता है सरकार का, वो कैसे सरकार के अंगों में के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम कर सकता है, किसी समस्या का बेहतर प्रबंधन कैसे कर सकता है, या उसे भविष्य में कैसे करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। सभी टॉपिक को यह विस्तृत रूप से, यह जो केस स्टडी के तौर पर यूज किया जा सकता है, तो आप लोग इसे केस स्टडी के तौर पर यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। सड़क सुरक्षा पर आप लोगों को पता ही है कितना काम हो चुका है, कितना डाटा आप लोग को दिया जा चुका है। देखिए दिल्ली में उपभोक्ताओं के खाते में जाएगी सब्सिडी, तो यहाँ लगातार कुछ अपडेट आप लोग को दिल्ली में लगातार मिलता है। कुछ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच नीतिगत फैसलों को लेकर विवाद देखने को मिलता है। वो विवाद कैसा है, आगे भी एक स्लाइड है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले उस न्यूज़ पर। तो देखिए पहले है ना उसको समझिएगा आप लोग क्यों ऐसा होता है। कि देखिए कुछ कंपनी थी, वितरण कंपनियां, तो उस पर सरकार के द्वारा 2018 में ही, देखिए एक सेकंड, एक चीज़ पहले क्लियर कर लूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए 2018 में ही क्या कहा था सरकार को, एक रिपोर्ट आया था जिसमें आपको यह बताया गया था कि विनियामक जो आयोग है वो सरकार को सुझाव दिया कि ऑडिट संभव नहीं है तो सब्सिडी डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दिया जाए। तो 2018 से लेकर 2022 आ गया, अब जाके इस पर फैसला लेने की स्थिति में सरकार है, दिल्ली की सरकार, कि हाँ इस प्रकार के आदेश किए जा सकते हैं, निर्देश लिए जा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सब्सिडी अब निजी वितरण कंपनियों को नहीं मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं के खाते में होगा। वीके सक्सेना जो वहाँ के उपराज्यपाल है जल्द ही मुख्य सचिव को लिखित निर्देश जारी कर सकते हैं। और डिस्कॉम को जो बिजली वितरण सब्सिडी जारी करने में सामने आ रही अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे सेवाओं का वितरण करना है और उससे कितना हमको अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, इससे संबंधित आपको न्यूज़ यहाँ से कवर करना है। और आप लोग बताइएगा डिस्कॉम जो है
बिजली वितरण कंपनी है, तो भारत में कौन कौन बिजली वितरण कंपनी है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये सब पार्ट आप लोग ना कवर करते रहिए। अब मैं डिस्कॉम को बताऊंगा तो मेन स्ट्रीम जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा। तो ये सब सर्च आप लोग करिएगा, ठीक ना। ये सब सर्च आराम से कर सकते हैं, बस ये देख लेना डिस्कॉम कंपनी कौन है और बिजली वितरण कंपनी कौन है, इसकी हिस्सेदारी क्या है, गूगल पर आराम से मिल जाएगा एक सर्च के साथ। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इस पर कुछ मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक मुद्दा आपको समझ में आ गया कि वितरण कंपनी को अब सुझाव दिया गया है कि आप ऐसा काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैश होगा, दोनों को देखिए। यहाँ पर राज्य की नीति और केंद्र के द्वारा जो प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं उपराज्यपाल, उनकी नीतियों के बीच क्लैश होगा, विवाद उत्पन्न होगा। तो ये सब मुद्दा आएगा। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस पर, क्या है मुद्दा। चलिए एक टॉपिक आप वहां याद रखिएगा, एक टॉपिक नीचे है उसको हम दोनों कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जैसे जैसे जसरीन को हटाने में एलजी और सिफारिश को खारिज कर दिए मुख्यमंत्री जो है, और ऐसा आपको लगातार विवाद देखने को मिलता है ना, बार बार सुनते होंगे उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में वाक युद्ध का वाक युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलती है। एक पक्ष यह बोलता है कि आप ऐसी नीतियों का पालन किए, दूसरा पक्ष यह बोलता है कि आपने मेरे अधिकारों का हनन किया है। तो दोनों के बीच शक्ति संतुलन की जो स्थिति है, वो केंद्र और राज्य के बीच जो केंद्र शासित प्रदेश के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, वो कैसे हुआ, राज्यों का गठन कैसे होता है और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यों का गठन कैसे होता है, दोनों के बीच मौलिकता क्या होती है, सभी पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको मैं कुछ न्यूज पहले का है उसको कवर कर लेता हूँ, उसके बाद जस्ट इसके बाद कवर कर लेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर समान नागरिक संहिता संबंध मुद्दे पर गरमाई हुई है संसद। तो समान नागरिक संहिता के संदर्भ में पहले भी आप लोगों को न्यूज कवर किया जा चुका है, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और समान नागरिक संहिता से संबंधित आपको न्यूज कवर हो जाएगा। और आप लोगों को लिस्ट शेयर किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, उसका भी लाभ, उससे भी आप समझ सकते हैं कहाँ पर किस तारीख को समान नागरिक संहिता के संदर्भ में टॉपिक हो चुका है, या वीडियो के जस्ट कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ रहता है मैसेज उस दिन का टूडेज टॉपिक के संदर्भ में, तो उसको भी देखकर आप लोग कवर कर सकते हैं। तो समान नागरिक संहिता आपको समझ लेना है, ठीक ना। इसमें क्या है, जो पर्सनल लॉ है जो संदर्भ में, उसके संदर्भित कुछ प्रस्ताव लाया जाएगा। और उसमें समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों के धर्म, जाति और लिंग इतर समान कानून का बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस समय विभिन्न समुदाय के पर्सनल लॉ उनके धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाए गए हैं, उसी के संदर्भ में बात विचार कर रहा। लगातार यह मांग उठता है। हालांकि 2019 में भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसे शामिल कर और भी पुख्ता कर दिया कि हाँ, नागरिक समान संहिता के संदर्भ में क्या दिशा निर्देश उस आने वाली सरकार की होगी। पर 2019 के बाद इस पर ऐसी बस केवल राय बन रही है, क्या वास्तविकता होगी, क्या धरातल पर आएंगे, सब चर्चा पहले हम लोग पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे, जो भी लोग देखे हैं, और जो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए ये भी मैंने पहले भी कवर कर चुका, पुरानी पेंशन स्कीम दौर की राजनीति में, तो हाफेगी राज्य के खजाने। तो इससे संबंधित पेंशन नीति क्या है, पुरानी पेंशन और नई पेंशन नीति में अंतर क्या है, और दोनों में मौलिक संदर्भ में समस्याएं क्या है, मैंने उस दिन चर्चा किया था। आपको लास्ट जो भी क्लासेज हुई थी उसमें पेंशन नीति के संदर्भ में उस टॉपिक को मैंने कवर किया था। तो आप लोग प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पेंशन नीति को, पुरानी पेंशन नीति में, और टॉपिक से आप कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, अब मामला देखिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार जीत के आ गई। उनका मुख्य एजेंडा के तौर पर क्या था, हम पुरानी पेंशन नीति को लागू करेंगे। तो अब होगा कि मांग ऐसा उठेगा कि अन्य राज्यों में भी जब अगला चुनाव होने वाला है, कुछ राज्यों में, वहां भी यह प्रमुख मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर इसके बेनिफिट्स के, अगर इसको लोग समझ के अगर वोट दिए होंगे, तो अन्य राज्यों में भी देंगे ना। तो यहाँ पर आएगा, मान लीजिए वर्तमान जितने राज्य है, यहाँ पर देखिए किन किन राज्यों की बात हो रही है जो अगले आने वाले समय में चुनाव होंगे। यहाँ पर चुनाव दिया गया है, एक सेकंड में देख लूँ। देखिए 2023 में आपको कहाँ होने वाले हैं, नागालैंड में, त्रिपुरा में होने वाले हैं। इसी तरह और भी राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं कुछ वर्षों में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आने वाले समय में क्या होगा। कुछ राज्य जैसे 7 से 8 राज्यों में
23-24 के बीच और 25 के बीच चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव भी होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए लोकसभा का आम जो चुनाव होगा किस वर्ष होने वाला है। तो चलिए, तो उस वर्ष तक मान लीजिए 7 से 8 राज्य आपको राज्यों की संख्या जोड़ लीजिए और एक आम चुनाव। तो इन मुद्दों में क्या होगा कि ये पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात की जाएगी किसी खास पार्टी द्वारा या किसी अन्य पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो उसी में बातें ये समझिए कि इससे क्या होगा, अतिरिक्त दबाव। तो जो पुरानी पेंशन योजना है, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना NK सिंह, तो आप पहले तो ये क्वेश्चन बताइए कि 15वें वित्त आयोग की जो था उनका कार्यकाल कब था, कार्यकाल कितना वर्ष का था, कार्यकाल का समय टर्म क्या था और इनकी नियुक्ति कब की गई थी और इन्होंने रिपोर्ट कब पेश किया है, ध्यान रखिएगा। और आप इससे रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए देखिए इनके द्वारा क्या कहा गया है कि अगर यह जो नई नीति अगर उसको वापस लिया जाता है, पुरानी नीति को लाया जाता है तो क्या करेंगे। देखिए नई पेंशन योजना का छोड़ना राज्यों की अविवेकपूर्ण होगा और राज्यों का यह कदम उन्हें कठिनाइयों और दबाव में डाल देगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो वित्त आयोग जो वित्तीय आयोग, और एक क्वेश्चन और आप लोग बताइए कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। इस सब पर पहले चर्चा हो चुकी है, इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बताइए, समझिए यहाँ की जो वित्त आयोग जो अनुशंसा करती है वो राज्यों के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में ही रखकर आप वित्तीय आवंटन करती है। केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय लेन देन का जो बंटवारा होता है, इस व्यक्ति से ज़्यादा कोई वित्तीय समावेशन के संदर्भ में जो रिपोर्ट दी गई है 15वें वित्त आयोग को, तो वह आंकड़ा देगा। तो समझिए जब इनके द्वारा बोला जा रहा है कि राज्य अगर पुरानी पेंशन योजना को अगर वापस लाती है तो और नए राज्य पेंशन योजना को समाप्त करने के कार्य करती है, तो उसमें कुछ अविवेकपूर्ण स्थितियों को जन्म दे देगा और राज्यों का लिए एक कदम कठिनाई हो। तो क्या है, नीचे के एक पेपर कटिंग में दिया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो हाल ही में एक आंकड़ा आया था, उन आंकड़ों को ध्यान में रखना है कि बजटीय अनुमान हिमाचल प्रदेश का जो है राजस्व संग्रह लगभग 82 करोड़ रुपया है, ठीक ना, जबकि इसका पेंशन ही हो जाएगा 70-82। तो कितना प्रतिशत हो गया देख के चलिए, 25% से ऊपर आसपास आ जाएगा। तो पुरानी पेंशन जो स्कीम के तहत सरकार ने फंड की व्यवस्था करती है, जबकि नई पेंशन कर्मचारियों की अपनी हिस्सेदारी देनी होती है। तो मैं उस दिन जब पुरानी पेंशन योजना जब बात कर रहा था, लोगों के तकनीकी सोच में बस अंतर है। मैंने उस दिन बात किया था ना कि यहाँ पर होता है कि राज्य को है ना पुरानी पेंशन में राज्य पर दायित्व दे देता है कि आप है ना उसके भुगतान करने के लिए जवाबदेह होंगे, और राज्यों के पास वर्तमान में समस्या क्या आ रही है, समस्या वित्त का आ रही है या राजकोषीय घाटा की आ रही है। तो बहुत से प्रश्न यहाँ उभरेंगे कि बहुत से प्राइवेट जो पार्टियां हैं जैसे अदानी हुआ, अंबानी हुआ, टाटा ग्रुप्स या अन्य जो निजी कंपनियां हैं उसको बढ़ावा दे रहा है सरकार। तो आप ये समझिएगा, मैंने उस दिन भी बताया था कि पुरानी पेंशन योजना इस संदर्भ में कतई नहीं समझी जानी चाहिए कि राज्यों के जो पैसे हैं वो इन प्राइवेट फंडों के पूर्ति, उनके वित्त को पूर्ति करने के लिए की जा रही है। यहाँ पर समस्या है वित्त के बेहतर प्रबंधन की और आय के स्रोत को क्रिएट करने की। अगर मैंने उस दिन भी चर्चा किया था और बताया था कि अगर किसी राज्य एक्स कोई राज्य है, उसके पास अभी खर्च मान लीजिए 100 रुपया है और आपको पेंशन देना 80 रुपया है, तो क्या करना होगा, या तो आपको इस पेंशन को समाप्त ही कर देना होगा ताकि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, या तो आपको 180 रुपये के मद को क्रिएट करना होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वर्तमान संदर्भ में व्यवस्थाओं को चला सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस रुपये में जाके 80 रुपये आप पेंशन देना चाहेंगे अपनी आय के संदर्भ में, तो अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। और अतिरिक्त दबाव किन पर पड़ेगा, तो आम जनता है उस पर पड़ेगा, हम और आप पर पड़ेगा। और यह ध्यान रखिए कि अगर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती तो समस्याओं के संदर्भ में जो आय जब जनता की जो आय प्राप्त करने के लिए जो नीति निर्धारण किया जाएगा उस पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, कर्ज का जो आपको टैक्स दिया जाता है ना, टैक्स उसका बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आम जो खरीदारी के सामान है उसके मूल्य में वृद्धि होगी। समस्या देखिए कहाँ से कहाँ जाएगा। इसलिए मेरा यह पर्सनल व्यू है कि पुरानी पेंशन
अगर नीति को लानी है सरकार के लिए, उसके पास ठोस रणनीति होनी चाहिए कि हम आने वाले 20 सालों में 10 सालों में क्या करने वाले हैं इसके बिहाफ में। इस नीति में जो अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, तो अब ऐसा नहीं कि केवल चुनावी घोषणा कर देने मात्र से समस्या समाधान हो, क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश में जीता गया या अन्य किसी राज्य में किसी पार्टी के द्वारा जीता जाएगा इस मुद्दे को लेकर, तो वो तो उस पार्टी पर वर्तमान रूप से नहीं हावी होगा, वो 10 साल बाद इससे व्यवस्थाएं अतिरिक्त बोझ बढ़ेगी। तो ये चीज़ समझना है, आगे हम एक न्यूज और कवर करेंगे, चीज़ें समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा कहा गया है, जिसमें देखिए 2023 में 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव होने वाली, वहाँ भी एक बड़ा मुद्दा होगा। तो 9 राज्य में समझ लीजिए आने वाले वित्तीय स्थिति को यह इजाफा करेगा, और 5 वर्ष के समग्र तौर पर राज्यों की पेंशन 48% की बोझ की वृद्धि में 21-22 में लगभग 4,06,867 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो सोच के देखिए सॉरी 48% की वृद्धि होगी, और क्या होगा, अतिरिक्त जो बोझ है वो कितना हो जाएगा, 4 लाख करोड़ के आसपास। जबकि समग्र राज्यों के जो राजस्व है लगभग 41% इजाफा हो रहा, जिसमें 15,94,665 करोड़ रुपये ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 48% और 41% का अंतर समझिएगा। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, जो वर्ष 2023 में त्रिपुरा और नागालैंड में जो चुनाव होने वाले, उसमें जो कुल राजस्व से कहीं दुगना राशि पेंशन देना होगा। अर्थात आपको 100 रुपया आमदनी है तो खर्च कितना करना पड़ेगा पेंशन में, 200 रुपया। तो समझ सकते हैं इसका आमदनी कैसे आपको प्रभावित करेगा। इसी के साथ पेंशन योजना के साथ ही एक नीचे डाटा है, उससे भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, यहाँ पर जो आपको आरबीआई का रिपोर्ट आया था उसमें बातें की गई थी, जिसमें आपको ये कहा गया कि देश में कर्ज से ग्रस्त जो सबसे बड़ी राज्य है, उसमें 12.5% की पेंशन मद पर खर्च हो रहा है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे राज्य शामिल है, जहां पर 12.5% से अधिक आपको क्या किया जाता है, पेंशन में खर्च किया जाता है। तो यह सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर हम शिक्षा में 4% और 6% की बात नहीं पूर्ति कर पाते, पर पेंशन में हम लोग 12.5% का खर्च कर रहे हैं। कोई भी समस्या देखिए तभी निदान हो सकता है ना, हम समस्याओं का निदान तभी कर सकते हैं जब अतिरिक्त पूंजी हमारे पास हो। और देखिए, पहले आप किसी खास व्यक्ति जो सर्विस में है और वो पेंशन योजना चाहते हैं, उनकी भी राय सही है, उनका मांग जो है जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, क्योंकि जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार हमारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलता है, तो इनके रिटायरमेंट के बाद उनको एक व्यवस्था दी जानी चाहिए। पर सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि हम किस रूप से इसका प्रबंधन करेंगे आने वाले समय में। आंकड़े कुछ और ही कर रहे हैं और समस्याओं का निदान हम किस रूप से देखते हैं, यह भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये चीज़ें समझने वाली आप लोग को समझनी होगी कि कैसे चीज़ों के बीच संतुलन पढ़ना होगा। और ख़ास बात क्यों आप समझिए कि क्यों सरकार, वर्तमान जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें क्यों ऐसा करने को मजबूर है कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यह बोझ है ना 2034 के बाद आने वाली सरकार पर पड़ने वाली है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम जो 2004 में लागू की गई थी, उसके स्वीकार करने वाले कर्मचारी 2034 में रिटायर होंगे या सेनावृत्ति उनको प्राप्त होगी। तो 34 में जो सरकार होगी ना, जो भी सरकार होगी, वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या क्षेत्रीय कोई और पार्टियां की हो, जो और 8 राष्ट्रीय जो 9 राष्ट्रीय पार्टी होने वाली है, आप भी जोड़ लीजिएगा उनको। तो 9 राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रीयों को भी दबाव पड़ेगा 2024 में, जो 2034 में आपको सरकार में होंगे उस समय। तो उस सरकार के पास इतना बोझ होगा ना, इतना सर का दर्द होगा कि हमारे पास खर्च 100 रुपया करने का है और यहाँ पर हमारे ऊपर कर्ज लोगों को देना है पेंशन के रूप में 200 रुपया। तो हमें 50% अपने मद को बढ़ाने की, अगर ये कोई राज्य अगर ऐसा करता है तो उसका वेलकम होना चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। बाकी नहीं है तो उसके लिए कोई व्यवस्था, आप अल्टरनेटिव व्यवस्था निकालिए, नहीं तो समस्याएं ऐसे ही होगी। जो पेंशनधारी लोग हैं वो अपनी मांग लगातार करेंगे और चुनावी घोषणा में बस एक पुआ पकाया वो पुआ आप लोग को एक थमा दिया जाए, खा लीजिए बाबू साहब, और समस्या बाद में 34 में हम लोग समझेंगे। 34 में क्यों समझिएगा, समस्या आज है, समस्या आज, उसका समाधान आज से करिए 34 तक।
अगर आज से भी अगर समस्या इसको टारगेट करके समस्या का समाधान ढूंढा जाना अगर गया तो आने वाले 34 में है ना सभी समस्याओं का निदान पेंशन से संबंधित जो होगी वो सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो बातें ऐसे ही होते रहेगी, जैसे सब्सिडी के मामले में हुआ था, जो किसानों को सब्सिडी देने की बात की गई थी उसमें 2017-18 में उत्तर प्रदेश पर बोझ लगभग 38,476 करोड़ है और 2021-22 में लगभग 68 करोड़ हो जाएगा। और बिहार में यह दायित्व लगभग 21,800 करोड़ रुपए है। और जो आंकड़ा ये बता रहा है, देखिए आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है कि 2019 में बिहार में कितना था, 2021 में 21-22 में कितना है, जो पेंशन खर्च है राज्यों में अपना राजस्व कितना है देख लीजिएगा, कितना अनुपात से जो भी अपने राज्य स्टेट वाले हैं सभी स्टेट पीसीएस वाले अपना देख सकते हैं और इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यूपीएससी दे रहे हैं तो यह राज्यों के संदर्भ में आंकड़ों को प्रस्तुत कर लीजिएगा। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ पर राज्य लिखने ना, मान लीजिए बिहार है तो बिहार में आपको ये 19-20, 21-20 और आपको 21-20 में आपको चीज़ें स्पष्ट कर देना। बॉक्स ऐसे रहेगा, फिर बिहार के बाद यूपी है, यूपी वाले स्टेट ऐसे करेंगे, साथ में ये बॉक्स कहीं बनाइएगा, इसका डाटा एनालिसिस इस तरह कीजिएगा तो इंफॉर्मेटिव होगा और साथ ही साथ इनोवेटिव भी होगा। लोग जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो बेहतर अंक आपको देंगे। तो चलिए, आपको पेंशन योजना संबंधित हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर और बेहतर तरीके से बैठिएगा, अंत तक इसको समाप्त करेंगे हम लोग। जस्ट देखिए, मामला कुछ भी हो, लगातार आपको जो उपराज्यपाल है दिल्ली के और अरविंद केजरीवाल जो है निर्वाचित सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, उनके बीच लगातार विवाद होता है, रहता है। हर एक दूसरे दिन के खबर पेज पर पेपर में इनके क्लैश के विचार के जो विचार शक्तियों के संदर्भ में आपको क्लैश देखने को मिलता है, विवाद देखने को मिलता है। अगर इस तरह कहूँ, मजाकिया तौर पर कहूँ, पर नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये दोनों संवैधानिक पद पर है, तो यहाँ पर मजाकिया तौर पर मैं बात करूँ, इसे मुझे एडिट कर दीजिएगा आप लोग, नहीं तो बस ये चीज़ समझिएगा, सास बहू की जो समस्याएं होती हैं ना उसके संदर्भ में दोनों को घर की जिम्मेवारी दी गई है, पर घर का विकास तभी हो सकता है जब दोनों अपनी शक्तियों का बेहतर प्रबंधन करेंगे, बेहतर तालमेल करेंगे। नहीं तो एक कोई सॉल्वेंट होने की स्थिति में आएगा ना तो घर का जो मूल जो उद्देश्य है विकास होना वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। समस्या यही है, बस इतना ही समझिए आप। सास बहू का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर समझ गए तो चीज़ें समझ जाएंगे। चलिए हम लोग बात करें, इसे अन्यथा दिल पर नहीं लीजिएगा कि मैं किसी भी संवैधानिक पद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, बस समस्याओं को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और समस्याएं हमसे आपसे जुड़ी हुई हैं, तो ये इसी संदर्भ में समझिएगा तो ज़्यादा बेटर समझ पाइएगा। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इसके संदर्भ में बात की जाए। ये देखिए, मैं लिखना यहाँ भूल गया लगता है। चलिए, यूपीएससी जीएस पेपर 1-2 में यह टॉपिक कवर करेगा आपको। राज्य का एकीकरण, पुनर्गठन और संसद और राज्य विधायिका जो होती है उसके संदर्भ में जो टॉपिक आपको यूपीएससी के पेपर 1 और पेपर 2 और पॉलिटी में मैं राज्यों का एकीकरण पढ़ा ही रहा था, पुनर्गठन पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसमें कैसे चीज़ों को कवर करता है। तो यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों को कैसे पुनर्गठन हुआ, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। और साथ में संसद और विधायिका की शक्ति के संदर्भ में जो चीज़ें उभर कर आती है उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसी में देखिए क्या है, सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र समझिएगा। संघ जो राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर आपको 242 तक है। तो ये आर्टिकल याद रखें जिसमें 339 क्या संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात यूटी के संदर्भ में बातें की गई है। जो यूनियन टेरिटरी होती है तो उसके संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ के प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, यह एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा वो क्या होगा। प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा संघ राज्य क्षेत्रों का, और उसमें राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता, ध्यान रखिएगा, अभिकर्ता के रूप में प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है, जबकि राष्ट्रपति विशेष स्पेसिफाइड पद नाम डिलीगेशंस से जाना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर राष्ट्रपति अभिकर्ता के रूप में क्या बात करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करेगा, प्रशासन
करने वाले प्रमुख की बात करेगा। और राज्य में होता है क्या, डेलीगेशंस, अर्थात जो राज्यपाल होंगे, जो राज्यों की जो स्टेटस मिला वहाँ पर डेलीगेशंस के रूप में यूज किया जाता है राष्ट्रपति के विशेष अभिकर्ता को। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार से चीज़ों को कवर करना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। विभिन्न संघ शासित राज्य जो है, संघ शासित प्रदेश जो है, प्रशासक के पद नाम भिन्न भिन्न से होंगे, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रशासक या उपराज्य जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर कहा जाता है। और शेष संघ राज्य प्रदेशों को प्रशासक कहा जाता है, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। ये क्यों कहा जाता है उसके संदर्भ में हम लोग सॉरी, आज सुबह से ही खांसी उठा हुआ है, पता नहीं क्यों। इतना पॉल्यूशन हो गया है ना कि क्या समस्या बताया जाए। चलिए नोट याद रखिएगा, पंजाब राज्य के राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासन करते या प्रशासन संभालते हैं। ये भी चीजें आप लोग समझिए, जहाँ पे एक राज्य में भी जो राज्यपाल होते हैं एक राज्य से अधिक जगह के नेतृत्व कर सकते हैं, केंद्र उसे दायित्व दे सकता है, वैसे भी केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में बातें हम लोग कर लेंगे। जम्मू कश्मीर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तब तक कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए अभी वर्तमान में है, सभी का नाम हम लोग फटाफट लिख दीजिएगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ, लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। जम्मू कश्मीर 2019 में बनाया गया है और सुरक्षा और सामरिक आधार पर इसका गठन किया गया, विशेष स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसमें दिल्ली के तरह मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की व्यवस्था होगी, अर्थात निर्वाचित सरकार होंगी। यहाँ पर आम चुनाव विधानसभा के होंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीजें आपको कवर करनी। लद्दाख चीन की सीमा के साथ लगता है, तो इसलिए सुरक्षा और सामरिक आधार पर विशेष स्थान रखता है। यही वजह है कि 2019 में जो लद्दाख को केंद्र शासित बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा का प्रावधान यहाँ नहीं है, अर्थात यहाँ जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा अपने प्रतिनिधि को, अपने अभिकर्ता को। तो ध्यान रखिएगा, यह वो प्रशासक के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और आपको आज के पॉलिटी क्लास में मैं आज समझाऊंगा कि जम्मू कश्मीर विवाद क्या है, उसमें क्यों उसका राज्य से स्टेटस छीनते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो आज का शाम का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, इसी तरह दिल्ली में आपको केंद्र शासित जो राजधानी होने के कारण दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। वर्ष 1956 से लेकर 51 तक नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही था और वर्ष 1991 से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दर्जा दिया गया। तो पुदुचेरी पूरी तरह मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की व्यवस्था करता है। पुदुचेरी देखिए, पुदुचेरी वाला दिल्ली में शामिल हो गया, इसलिए इसको ना पुदुचेरी में ऐड कर दीजिएगा। टाइपिंग एरर हो गया है, बहुत दिनों के बाद टाइपिंग एरर, तो इसलिए क्षमा कीजिएगा। ये पुदुचेरी वाला क्या करना है, अच्छा नहीं, सॉरी सही है। यहाँ पुदुचेरी की तरह मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की व्यवस्था करता है। 2 यूटी ऐसे हैं ना जहाँ पर आम चुनाव होते हैं, पहले होते थे, अब जम्मू कश्मीर 3 हो गया। तो 3 ऐसे स्टेट है जहां पर आपको आम चुनाव विधानसभा को होंगे, जिसमें निर्वाचित सरकार के द्वारा सरकारें चलाई जाती है। तो पुदुचेरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्ष 1956 में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना। यह फ्रांस का उपनिवेश था और सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने के लिए पुदुचेरी किसी राज्य में नहीं मिलाया गया। ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। पुदुचेरी का विस्तार अलग अलग जगहों पर है, जिनका नाम माहे, यमन, कराइल और पुदुचेरी। तो 4, और देखिएगा 4 अलग अलग क्षेत्रों में है, एक जगह नहीं है ना, तो आप लोग समझिएगा। फिर भी इसे केंद्र शासित प्रदेश बना, ऐसा कारण इसके पीछे क्यों, सांस्कृतिक विरासत इससे जुड़ा हुआ है, फ्रांसीसी सांस्कृतिक विरासत जुड़ा हुआ है। अगर अलग अलग कर देते तो चीजें डाइवर्ट हो जाती, इसलिए इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया। अब लक्षद्वीप है, 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो भारत के मुख्य भूमि से बहुत दूर होने पर, इसलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और भी चीजें हैं, हम लोग आज के क्लास में इसे कवर करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार समूह को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और मुख्य भूमि के बहुत से होने के कारण इसे भी केंद्र शासित प्रदेश दिया। और 56 का विवाद में अभी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, केंद्र राज्य विवाद में, वहाँ पर सभी चीजें आपको वहाँ
समझनी, उसी की बातें यहाँ पर बैकग्राउंड में रखनी है। चलिए, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो हाल ही में 2020 में 26 जनवरी 2020 को एक साथ जोड़ दिया गया, दमन और द्वीप नगर हवेली को सभी को एक केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसकी स्थापना दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में विलय के द्वारा हुई है और इसकी राजधानी दमन में है। और अब ये हुआ केंद्र शासित प्रदेश की वास्तविक स्थिति। अब हम लोग बात करने वाले हैं गठन का कारण क्या होता है। अब गठन क्यों किया जाता है इसके पीछे आप लोग समझिएगा। केंद्र सरकार, राज्य जो संघ शासित प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहा जाता है, भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे का एक इकाई है। तो यह इकाई के रूप में भी जाना जाता है। जैसे इकाई है ना, केंद्र है, राज्य है और स्थानीय प्रशासन है, उसी तरह एक स्थायी इकाई के रूप में इसे भी राज्य के स्तर पर माना जाता है। और इसके पीछे वजह क्या होती है? छोटा आकार होना है, कम जनसंख्या होना, अलग संस्कृति होना, अन्य राज्यों से दूरी होना है, प्रशासनिक महत्व होना है, स्थानीय संस्कृति को सुरक्षा करना है और शासन मामलों में संबंधित राजनीतिक उथल पुथल को दूर रखना है, सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सब कारण है इसके किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के गठन होने के। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, यह कारण याद रखिएगा, जिनमें अन्य बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैसे भौगोलिक कारण हो सकता है, ठीक ना, भौगोलिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, आपको ये 4 कारण आपको याद रखना है। उसके बाद सभी पार्ट शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात होगी प्रशासन के संदर्भ में, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे फिर दिल्ली का विवाद, पुदुचेरी का स्पेशल स्टेटस हम लोग आप लोग समझाएंगे। उसके बाद ये जो चीज़ें होगी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसमें अनुच्छेद 239 याद रखना है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती जो क्षेत्र है संघराज्य क्षेत्र प्रशासक नियुक्त करेगा, जहां पर कोई राज्यपाल इस प्रकार प्रशासक नियुक्त किया जाता है जैसे प्रशासक के रूप में कृत्यों के प्रयोग मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप में करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंत्री जो परिषद चुनाव के बाद होता है, जिसमें उसे शक्ति दी गई है, तो उससे अलग रूप से कार्य करेगा, उसके समान नहीं होगा, पर उसका स्टेटस है राज्य के संदर्भ में। जैसे राज्य होता है ना प्रमुख, राज्यपाल और मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य जो शक्तियों के साथ संतुलन स्थिति को कायम रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको करेगा, पर इसके स्पेशल डिफरेंस के साथ करेगा। ये प्रशासक के तौर पर समझिएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होंगे संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार, विधानसभा द्वारा निर्मित विधि के अनुसार जिन राज्यों में विधानसभा है वहां पर चलता है। तो अर्थात यहाँ पर आप समझिएगा कि संसद द्वारा बनाई गई निर्मित विधि, जहां पर आपको विधानसभा नहीं है, अर्थात दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को छोड़कर 3 यूटी को छोड़कर शेष जगह क्या होगी, आपको संसद द्वारा विधि निर्मित किया जाए, उसके विधि विधान के द्वारा वहां के प्रशासक काम करेंगे, जो नियुक्त किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। और जहां विधानसभा है जिन यूटी में, वहां पर क्या होगा, संघ राज्यों की विधानसभा से आपको दोनों के साथ जोड़कर काम करेगा। ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जिन संघ राज्यों की अपनी विधानसभा नहीं है उसके लिए विधि निर्माण कौन करेगी, संसद करेगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले, संघ क्षेत्रों के लिए मूल संविधान में विधानसभा और मंत्री परिषद के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया था जहां पर विधानसभा हो और मंत्री परिषद के लिए प्रावधान किया गया हो। तो अर्थात किंतु अनुच्छेद 239, ध्यान रखिएगा इस अनुच्छेद को, खतरनाक अनुच्छेद है। यह क्या कहता है, एक सेकेंड 39 यह कहता है कि शक्तियां यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि का कोई अन्य प्रावधान कर सकती। अर्थात जैसे न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है ना एक अनुच्छेद के तहत, वो कौन सा अनुच्छेद आप लोग आज बताइएगा। ये लगातार मैं चर्चा करता हूँ उस अनुच्छेद जिसके तहत वो ना रैंडम तरीके से किसी निर्णय को लेता है, वो विधि बना सकता है, यानी आदेश जारी कर सकता है। उसी तरीके से इस अनुच्छेद के तहत आपको या तो आर्टिकल है 1, 2, 3 है ना, जिसमें अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके संदर्भ में भी इसे समझिएगा कि अनुच्छेद 239 ऐसा आर्टिकल है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए विधि का कोई भी प्रावधान ऐड कर सकता है।
हालांकि शुरुआत मूल संविधान में ऐसा नहीं था, पर आर्टिकल 239 के तहत ऐसी शक्ति दी गई है संघ राज्य क्षेत्रों को कि वो है ना इसके तहत कोई भी विधि प्रावधान लागू करवा सकता है, प्रावधान जोड़ सकता है। वो एक्स से लेकर जेड तक कोई भी हो, ए से जेड तक कोई भी प्रावधान हो सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है 14वें संविधान संशोधन जो 1962 हुआ के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 239 क जोड़ा गया। 239 का यह प्रावधान क्या कहता है? संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या विधान परिषद या दोनों सृजन कर सकती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल का प्रावधान किया गया या मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई या सृजन किया गया। तो आप 14वां संविधान संशोधन रट जाइएगा 1962, ठीक ना। उससे पहले 62 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही हमारे देश में, जहां पर यूटी जो दिल्ली का यूटी है जो स्थिति है और पुदुचेरी का स्टेटस है वो है ना जहां पर निर्वाचित सरकार होती है वैसे नहीं थी। तो आपको 1962 याद रखना है। चलिए, इसी तरीके से 1963 में संसद की एक संसदीय विधि पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा, एक सेकंड लगता है छूट गया, नहीं सही है। 1963 में संसद के एक संसदीय विधि पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा पुदुचेरी को 30 सदस्यीय विधानसभा गठित की गई। तो पुदुचेरी में कब की गई? 1963 में, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आपको उपराज्यपाल से संबंधित 2-3 चीजें स्पष्ट हो गया ना आप लोगों को आज कि 1962 के तहत क्या किया गया, 14वां संविधान संशोधन लाया गया और उसके बाद जो यूटी था जहां पर दिल्ली और पुदुचेरी के संदर्भ में विशेष नियम बनाया जा सकता है या किसी यूटी के संदर्भ में कि वहां पर विधानसभा की स्थिति हो। तो जब 19 में संशोधन हो रहा था जम्मू कश्मीर का, तो वहां पर इस विधि का चर्चा हुआ होगा ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्टिव मोड में रहिएगा ना, जिंदा रहिएगा तो चीजें जल्दी सीखिएगा। नहीं तो अब जिंदा होने का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा आप लोग, लौकिक परलौकिक शब्द मत समझिए। जिंदा होने का मतलब विषय वस्तु के साथ साथ में चल रहे होंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, उपराज्यपाल की शक्ति के संबंध में न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है या राय। जैसे राज्यपाल के संदर्भ में अनगिनत राय दिया गया है ना आपको सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के द्वारा या विभिन्न समितियों के द्वारा, वैसे ही उपराज्यपाल के शक्तियों के संदर्भ में सॉरी न्यायालय कुछ बोलता है, कुछ उसे समझने की जरूरत है। संवैधानिक तौर पर जो 239 की चर्चा ए और 239 डबल ए की चर्चा जो की गई है, पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभाओं की शक्तियों में अंतर विद्यमान करता है। तो अंतर क्या है पहले इसको जान लेंगे, तब शक्तियों के संदर्भ में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यह क्या है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उपराज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में, उसे जानने की जरूरत है। तो वो क्या है पहले हम लोग इसे देखते हैं। चलिए, तो जो उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी की थी कि उपराज्यपाल के पास राज्य सूची के विषयों के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। तो जो भी उपराज्यपाल है वो है ना राज्यों के विषयों से संबंधित कोई भी शक्ति नहीं उन्हें दी गई है, एवं कोई भी कदम उठाने से पहले निर्वाचित सरकार से परामर्श लेना आवश्यक होगा। तो पहले तो आपको जो यूटी है किसी भी दिल्ली में हो पुदुचेरी में हो, तो वहां पर यह आपको वहां के प्रशासक को देखना होगा कि निर्वाचित सरकार से में पहले राय लेनी है। तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है? कभी कभी तो ऑर्डर पास कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो ऐसे उनको भी शक्ति प्राप्त है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही अपनी शक्तियों का दोहन कर रहे हैं, अपने जो वर्तमान शक्ति उसको निर्वाचित सरकार की शक्तियों का हनन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसे आगे हम लोग समझेंगे। पर यहाँ इस टिप्पणी से ये समझना है कि राय लेना, जैसे मंत्री परिषद लेता है ना, आपको समान राज्यों का मंत्री परिषद राज्यपाल राय लेती है उससे, वैसे इनसे भी राय लेना है। ऐसा कोई अलग स्टेटस इन्हें अभी नहीं दिया गया। इसके साथ ही याद रखना है, कहा गया कि उपराज्यपाल का दायित्व है कि वह राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ साथ समन्वय बनाकर कार्य करे और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों का बार बार बाधित नहीं करे, अर्थात शक्ति संतुलन को कायम किया गया। राज्यपाल है ना, या राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, तो इनके बीच शक्ति का संतुलन है। तो शक्ति का संतुलन है उसे कायम रखना है और किसी के लिए क्या करना, समन्वय स्थापित करना, समन्वय के साथ
चीज़ों को कवर करना। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से आप लोग चलिए और समस्याओं को उत्पन्न कर दीजिए। केंद्र उसके बाद रोना रोए केंद्र कि नहीं भाई, और राज्य रोना रोए कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर समझिएगा, अब ये चीज़ें समान रूप से राय है यह आपको न्यायालय का। अब देखिए दिल्ली और पुदुचेरी के उपराज्यपालों की शक्तियों के बीच मुख्य अंतर क्या है उसे आप लोग समझिएगा। साधारणतः दिल्ली और पुदुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, निर्वाचित सरकारें हैं, लेकिन फिर भी प्रदेशों में उपराज्यपालों की शक्ति कुछ अंतर पाया जाता है। तो क्या अंतर, इसे हम लोग समझ जाएंगे तो विवाद भी समझ जाइएगा कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उनके पास पुदुचेरी के उपराज्यपाल से अधिक शक्तियां हैं। सबसे पहले जानिएगा कि अधिक शक्तियां हैं। तो बार बार आपसे प्रश्न यह इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा कारण है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बार बार चर्चा में रहते हैं पर पुदुचेरी के उपराज्यपाल चर्चा में नहीं होते हैं, अर्थात न्यूज में होने का कारण क्या है, विवाद है ना, तो विवाद में नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसा कारण क्या है, तो आपसे इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे बेहतर तरीके से दीजिए। शक्तियों का अधिक होना सबसे बड़ा कारण है उपराज्यपाल के साथ, और शक्तियों का नेचर किस रूप से ये पहले समझिएगा। तो चलिए, उपराज्यपाल के कार्यकारी शक्तियां हैं, तो बताइए किसी भी राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं किसी भी राज्यपाल की। यहाँ पर उपराज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियों के साथ साथ कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसमें प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र, पुलिस क्षेत्र और भूमि से जुड़े मामले को देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो भी उपराज्यपाल, जो हमारे अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल जो प्रशासक को जो मिला हुआ है, उसकी कार्यकारी शक्तियों के अतिरिक्त दिल्ली के उपराज्यपाल को सार्वजनिक क्षेत्र, पुलिस और भूमि के संदर्भ में विशेष अधिकार दिया गया है, और यही विशेष अधिकार बार बार डिस्प्यूट का कारण बनता है। बार बार शक्ति सीमा का हनन के संदर्भ में देखा जाता है, या दो राज्यों के बीच शक्ति संतुलन की स्थिति को कायम कर देता है। यह 3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या इसमें क्या चीजें आपको समझनी और है। तो यहाँ पर 239 के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आपको आदेश उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से लागू कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 239 है, उसके संदर्भ में बातें की गई। राष्ट्रपति कोई आदेश देता है, उसे मुख्यमंत्री के परामर्श से लागू कर सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल को क्या है, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी अधिनियम 1991 और दिल्ली एनसीटी सरकार कामकाज नियम 1993 के तहत, और पुदुचेरी के उपराज्यपाल केवल केंद्र शासित प्रदेश सरकार नियम 1963 के तहत निर्देशित किया गया है। तो आप सोच सकते हैं 2 एक्ट इनके लिए बनाया गया है, तो कुछ स्पेशल होगा ना, विशेष होगा तभी तो बनाया गया है। तो इन दो एक्ट के से भी ये आपको दिल्ली के उपराज्यपाल को विशेष शक्ति प्राप्त होती है। इस कारण विवाद लगातार देखने को मिलता है। शक्ति जितना दिया जाएगा, शक्ति से संबंधित अभ्यास जब किया जाएगा, सत्ता का अभ्यास जब किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का क्षेत्र बनेगा और लगातार न्यूज में बने रहेंगे। तो पुदुचेरी में केवल समान रूप से चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। अब संविधान का अनुच्छेद 239 और 239 के साथ राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में संघ सरकार की भूमिका में होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि संघ सरकार की भूमिका यहाँ पर स्पष्ट होगी। तो यह भी एक स्पेशल रेफरेंस दे देता है दिल्ली के उपराज्यपाल को, स्पेशल स्टेटस दे देता है कि आप डायरेक्ट केंद्र के अधीन रूप से कार्य करेंगे। हालांकि आप निर्वाचित होंगे, पर विषय परिस्थिति में आप पर केंद्र सरकार की बातों को समन्वय के आधार पर लागू करना होगा। ये चीजें बताई गई है। ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया, फिर भी आपको ये समझना होगा 1991 का जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र अधिनियम है, उसकी मोटो यही है। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, अगर किन्हीं को याद होगा तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर साथ ही ये चीज समझना होगा कि नोट यहाँ समझिएगा कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार के आंख और कान की भूमिका निभाते हैं।
उपराज्यपाल दिल्ली में जो दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे वो केंद्र सरकार के आंख और कान की भूमिका में लगा रहते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, राज्यों में केंद्र का जो अभिकर्ता होता है ना, अभिकर्ता वो राज्यपाल होता है, और वो आंख कान के रूप में यहाँ नहीं काम करेगा, वो क्या करता है, राज्यों में एक समन्वयक के रूप में काम करता है। और यहाँ पर उपराज्यपाल क्या करता है, आंख कान के रूप में भूमिका निभाएगा, अर्थात यह चीजों को देख भी सकता है और मॉनिटरिंग भी कर सकता है। तो स्पेशल पावर इसको इस राज्य उपराज्यपाल को दिया गया। और राज्यों में जो है आपको विधिवत रूप से क्या किया गया, उनकी कार्यकार शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया, उनके विधायी शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया, उनके न्यायिक क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया, उसके अन्य अधिकारों को, विवेकाधीन अधिकारों को स्पष्ट कर दिया। पर यहाँ पर इन चीजों को नहीं संदर्भ, वहां पर विवेकाधीन शक्तियों को इस संदर्भ में स्पष्ट नहीं किया गया जितना राज्यपाल के संदर्भ में। तो विवाद का कारण यह भी आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप लोग को समझना होगा कि कैसे हमें चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है और चीज़ों को समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ें आपको समझाई गई होंगी, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया गया होगा, तो आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है कि जो कानून है, नोट याद रखिएगा कि भारत संविधान में दिल्ली सरकार के कानून व्यवस्था, पुलिस, भूमि संबंधित मामलों को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त है, जबकि पुदुचेरी में विधान संवर्धित सूची या राज सूची के तहत किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दिल्ली में है कानून व्यवस्था, पुलिस, भूमि संबंधित मामलों की को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त है, अर्थात राज सूची के सभी विषय प्राप्त है। पर यहाँ पर पुदुचेरी में इन तीनों पर के संदर्भ में भी उसे अधिकार प्राप्त है, साथ साथ संवर्धित सूची या राज सूची, जैसे राज्य का स्टेटस है ना, इसलिए यहाँ डिस्प्यूट कम आपको देखने को मिलेगा, अर्थात यह समान रूप से राज्य की शक्तियों का वहन करता है पुदुचेरी। पर दिल्ली में स्पेशल रेफरेंस यह है कि आपको जो तीन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि, आपको जो राज्य की सूची का विषय होना चाहिए था, आपको यहाँ नहीं दिया गया। वो बहुत से रीजन उसके पीछे डिस्प्यूट है। आपको आज मैं क्लास करूंगा ना, इवनिंग का क्लास, उसमें स्पष्ट करूंगा ऐसे कौन कौन से कारण क्यों ऐसा दिया गया है। तो आप यहाँ मान के चलिएगा कि ये चीजें क्यों दी गई। स्पेशल रेफरेंस आपको 1962 के अधिनियम में ही दे दिया गया है कि आप दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, जहाँ देश की राजधानी है, तो वहां पर कुछ ऐसी शक्तियां राज्यों की केंद्र के पास होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए राज्य किसी संदर्भ में विवाद उत्पन्न कर देता है, तो इन तीन मामलों के तहत वो रह के शक्ति का संतुलन कर सके और समस्याएं जो उत्पन्न होगा राज्य में, मान लीजिए इन मामलों के संदर्भ में समझ सकते, इन राज्यों में दंगा हो गया, दिल्ली में दंगा हो गया, कोई ऐसा दंगा, भयानक दंगा हो गया दिल्ली क्षेत्र में, जैसे आपको कुछ समय वर्ष ही आपको देखने को मिला होगा, कुछ जहाँ पर दंगा हुआ था। अब मान लीजिए राज्य की सरकारें है ना, अपने अनुसार कोऑर्डिनेट इसे करेगी, तो राजधानी क्षेत्र है ना, राजधानी क्षेत्र को जितना आप शांत रखिए, विश्व की सारी मीडिया यहाँ रहती है, तो भारत की छवि कहीं नहीं कहीं खराब हो जाएगी। देखिए मान लीजिए कर्नाटका के राज्य में कोई दंगा होता है, महाराष्ट्र के राज्य में कोई दंगा होगा, या उड़ीसा किसी भी अन्य क्षेत्रों में दंगा, उसका एस्पेक्ट है ना वर्ल्ड में कुछ और तरीके से जाएगा। दंगा होना नहीं होना, देखिए होना नहीं चाहिए, पर इसके प्रभाव है ना, जैसे अन्य स्टेट में होगा तो उसके वर्ल्ड में रिलीज जो होगा उसका एस्पेक्ट ना अलग तरीके से होगा। पर देश की राजधानी में इस प्रकार का डिस्प्यूट हुआ ना, तो उसका एस्पेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और ही हो जाएगा। देश यानी उसके बाद क्या लिखा जाएगा कि भारत देश की राजधानी में अशांति फैली हुई है, तो भारत में अशांति फैली हुई, तो सभी राज्य अशांत कहे जाने लगेंगे वर्ल्ड में। इसलिए राजधानी के क्षेत्र में 1963 में आपको जो प्रावधान 1962 के अधिनियम के तहत 14वां संविधान संशोधन के तहत जो दिया गया है, उसके पीछे का मूल कारण यही है कि तीन शक्तियां जो है केंद्र अपने पास रखी है, कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पर देश की छवि का प्रश्न उठे, तो वहां पर केंद्र है ना तुरंत तत्काल प्रभाव रखे और उसे कम से कम इस क्षेत्र को मुक्त बनाए रखे इन सब चीजों से। इसलिए देखते हैं कानून व्यवस्था अपने पास रखे, पुलिस अपने पास रखी और भूमि, और भी बहुत से एस्पेक्ट इसके हैं, पर इसका एक मूल, सभी एस्पेक्ट का एक मूल कारण छवि को लेकर है। तो छवि को संतुलित कर रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में चीजों को समझना आपको है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आपको नोट यहाँ याद रखना है क्या, राज्य सरकार जो संसद है कानून के मध्य अंतर्विरोध की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून की ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो राज्य सरकार तथा संसद दोनों कानून के जैसे आप लोग सुनते हो राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, संघ सूची का विषय, तो अगर कोई विषय पर विवाद होता है समवर्ती सूची में तो क्या होता है, संघ सूची का विषय ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है न कि राज्य सूची का। ऐसे ही राज्य सरकार की शक्ति और संसद द्वारा निर्मित जो स्थितियां उसमें क्या होगी, संसद द्वारा जो निर्मित कानून होगा उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ भी एक स्पेशल रेफरेंस मिल जाता है। पुदुचेरी 1963 व्यापार संबंधी नियमों के वर्णित कार्यों को निर्वाचित सरकार मंत्रिपरिषद देखती है, वैसी ही शक्तियां वहां के उपराज्यपाल भी देखते हैं। ध्यान रखिएगा, वहां की शक्तियां उपराज्यपाल को प्राप्त है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है कि जो स्पेशल रेफरेंस दिया गया 1962 में दिल्ली को और 1963 में आपको पुदुचेरी को, 1991 में दिल्ली को, तो ये सब चीजें एक दूसरे से क्लैश करती है। तो समस्या ये समझिएगा, यहाँ पर जो शक्तियां प्रदान की गई हैं राज्यपाल को वो कारण है विवादों के संदर्भ में, और स्पेशल रेफरेंस जो सत्ता का अभ्यास है वो कारण सत्ता होना और सत्ता का अभ्यास होना जो कॉन्सेप्ट है मैंने आप लोगों को पॉलिटी क्लास में समझाया था ना, वो इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। तो देखिए दोनों अपने जगह सही रहते हैं, बस क्या करना है भाई, आपको आम जनता के हितों के संदर्भ में, लोक कल्याण का राज्य के आदर्शों के संदर्भ में शक्तियों का संतुलन करना है। जो विवाद डिस्प्यूट है उसको एक बेंच पर लाकर समस्या का समाधान करना है। अब ऐसा नहीं कि आप अरविंद जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो ये बोले कि हमें परेशान केंद्र के द्वारा दी जा रही, उसके पास भी अपनी समस्याएं हैं, उसके पास भी अपने तर्क हैं, और उस तर्क को है ना, आपके भी अपने तर्क है, अपनी समस्याएं, दोनों को एक बेंच पर लाकर बेहतर तरीके से निष्पादन करना चाहिए। इससे होता क्या, अगर बेहतर निष्पादन कीजिए जो आम जनता दिल्ली की है उसमें है ना बोझ अतिरिक्त नहीं पड़ेगा। तो आपको हमें समझने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ जो डिस्प्यूट का क्षेत्र है आप लोग समझ गए होंगे। कितना मिनट हो गया भाई साहब, 52 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो आने वाले समय में यूटी के संदर्भ में कोई भी प्रश्न होगा तो इस सीरीज को देख लीजिएगा, सारे समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, प्रश्न से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग रिव्यू देते रहिए ताकि हम लोग समझ सके कि और भी इम्प्रूवमेंट करना है या जो चीज़ें दी जा रही है वो बेहतर है। आप लोग पहले कहीं भी पढ़ते हैं उससे क्या खास यहाँ स्पेशल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब देखिए सरदा जी के पिता जो है, जो हत्या हुई थी सरदा की एक निर्मम व्यक्ति के द्वारा जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विकलांग रहा है, वो क्या करता है उसके संदर्भ में सरदा जी के पिता बोलते हैं उनको फांसी देनी चाहिए। उसको फांसी भी दे दी जाए ना वो कम पड़ेगा। अगर जिस दिन बेंच में जाएगा ना तो न्यायालय का देखिए यही बयान आएगा, यही आदेश आएगा, यह अब तक का क्रूरतम हत्या की श्रेणी में आएगा। निर्भया केस भी था क्रूरतम, पर ये उससे भी क्रूरतम आपको देखने को मिलेगा। न्यायालय देखिए इसमें ऐसी ही टिप्पणी करेगा, क्योंकि इसने जो प्लान के साथ जो हत्या की है ना, ये सोचने और समझने वाली विषय है। कि इससे पहले आपको सिद्धू जी का आपको मैंने एक बताया था केस ना, वो मामला इसने देखा। बहुत से सीरियल किलर एक विदेशी फिल्म का इंट्रो लेकर ये काम किया है। तो जितने भी इसके साक्ष्य मिल रहे हैं ना, इसका मतलब यही कह रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष कितना निर्मम हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, यह उसकी पराकाष्ठा है। अगर वो मान लीजिए पुरुषवादी सोच के लिए बस यह सोचता है कि नहीं कोई महिला से मैं प्रेम मोहब्बत करता हूँ तो वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, अगर ये समझता है और उसके बाद यह चीज़ें कर रहा है तो यह ना उसकी मानसिक विकलांगता का ही सवाल खड़ा करता है। यह जानते हैं मनोवैज्ञानिकों के शोध का विषय बना देता है कि नहीं, कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी है जो पुरुषवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि बस पुरुष पुरुष ही इसके लिए जिम्मेवार है, महिलाएं भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेवार जितना पुरुष है, मेरा जहां तक मानना है पर्सनल रिव्यू। पर आप ये समझ के देखिए कि अगर ये व्यक्ति विशेष ऐसा कोई घटना करता है या आने वाले समय में ऐसी कोई घटनाएं होने के रास्ते पर दहलीज पर है, उसके लिए मनोविज्ञान सबसे बड़ा कारक हो सकता है इसके समाधान के लिए।
हम इसे नियम कानून से न कभी रोक नहीं पाएंगे। अब जैसे निर्भया कांड वाला जो घटना हुई थी, उसके बाद नियम तो बहुत बने हैं ना, बहुत से, उसके बाद बहुत से ऐसे केसेस आए जो उससे भी खतरनाक था। उसमें हैदराबाद का भी आप देख सकते हैं, जिसमें लड़की को जिंदा जला दिया गया। तो ये सब चीजें हुई क्यों रही है? मनोविज्ञान को, हमारे शासन प्रशासन को सोचने के विषय, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हम एक लूप होल की तलाश नहीं कर पा रहे, जहाँ से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है इन सब मुद्दों को लेकर, एक तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और जहाँ आप और हम सभी महसूस करते हैं, आज कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, वहाँ लंगी नाच खुली हुई है। आप कोई चीज़ भी ओपन करते हैं, लड़कियाँ अपने अंग का प्रदर्शन फॉरेन जो पश्चिमी सभ्यता है उसके संदर्भ में कर रही है। और मैं सभी के यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, किसी खास लोगों का। कोई एक महिला है, महिला बॉलीवुड की हैं, वो बोलती हैं, मैं कल 2-3 दिन पहले उसका वीडियो आ गया था मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर। तो वो बोल रही थी कि कोई व्यक्ति मुझे राय नहीं दे, वो अपने घर में अपना राय क्रिएट करे, और मैं अपना अंग, मेरा अंग है, मैं जैसे प्रदर्शन कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जो, अब उनका नाम मैं लूँगा, आप समझ जाएँगे। वो कभी-कभी वो महिला ऐसा रहती है कि केवल जो महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है उस पर केवल कपड़ा पहनती है, बाकी कहीं नहीं पहनती है। आप अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़ों का पहने करती है। तो देखिए इससे होता क्या है ना, आप उसे क्या क्रिएट करना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आपकी सॉवर्निटी है, आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप अपने विचारों को अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर यह बिल्कुल भी नहीं कहता है कि सामाजिक दायित्व जो आपको बनाया गया है उसको उल्लंघन करिए। आप घर में क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आपके चार दीवारी के अंदर, मैंने आपको बताया था ना एक कॉन्सेप्ट, चार दीवारी के अंदर आप क्या करते हैं, किस सामान को कहाँ रखते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आपसे पूछने के लिए जवाबदेह नहीं होता है। पर अपने सामान को, अपने वस्तुओं को लाके किसी चौराहे पर रख दीजिएगा, सार्वजनिक स्थलों पर रख दीजिए, तो आपसे राज्य युक्त प्रतिबंध करेगा, सामाजिक दायित्व आपसे प्रश्न करेगा। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉफिल्क है कि हम अनुच्छेद जो 19 है उसका कहीं अतिवादिता के रूप में उल्लंघन तो नहीं कर रहे, इसका शोध का विषय होना चाहिए। और यह मामला ऐसे ही, और श्रद्धा जी के जो पिता हैं वो फांसी की अगर सजा की मांग करे वो जायज़ है, पर उस व्यक्ति के लिए फांसी की भी सजा बहुत कम है। मैं एक ऐसा नज़ीर पेश करने के आग्रह करता हूँ जो न्यायालय है, कि आने वाले दशकों तक है ना, इस प्रकार के लोगों के लिए ना एक कड़ी चीज़ें पेश करे, और क्या हो सकता है वो शोध का विषय होगा। नहीं तो अब मैं भी आप लोग से आग्रह करता हूँ, सोशल मीडिया से प्लीज़ आप लोग दूर रहिए, अपने बच्चों को दूर रखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। यह आपको किस दिशा में लेकर जा रहा है ना, वो आपको अभी नहीं पता चला। रील का जो कॉन्सेप्ट चला है ना, जहाँ पर अंगों का प्रदर्शन किया जा रहा है, बच्चे है ना समय से पहले है ना मानसिक मानसिक जो विकलांगता को प्राप्त हो रहा है, उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कहीं डाइवर्ट हो रहा है किसी और सेक्टर में। अब मैं किस दिशा में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप पर पहला प्रथम दायित्व है कि आप पहले स्वयं अपने लोगों को सही तरीके से चीज़ों को कॉन्सेप्ट की, यहाँ पर कोई किसी को नहीं समझना है कि महिला अधिकारों को रोका जा रहा है, ठीक ना। जितना लोकतांत्रिक देश हमारा ना, विश्व का कोई लोकतांत्रिक ऐसा देश नहीं जहाँ महिलाओं का है ना सशक्तिकरण के संदर्भ में इतनी मांगे की होगी जितना भारत में की जा रही है। और जो मनुवादी और बाद में अम्बेडकरवादी या इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट देते हैं ना, वो अर्ध ज्ञानियों का कॉन्सेप्ट होता है, जो एक तरफा ज्ञान लेकर चलता है, जहाँ पर मनुवाद को ही केवल विरासत देता है और उसके नेगेटिव पक्ष को ज़्यादा बल देता है। अम्बेडकरवादी उनके उन मनुवादियों विचारधाराओं को तोड़कर जो चीज़ें बताई गई है उसको बढ़ावा देता है, और गांधीवादी विचारधारा जो देता है, क्या देता है कि हम किस प्रकार से, देखिए न्यूट्रल होकर चीज़ों का विस्तार जब तक नहीं कीजिएगा आप लोग, समस्याएं समाधान नहीं होगी। आपके सभी में पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको बढ़ावा दीजिए। ऐसे ही इन विचारधाराओं में जो हजार लाखों, आप किसी भी, देखिए आप सुपर कंप्यूटर निर्माण करते हैं ना, उसका निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? बेहतर प्रबंधन के लिए, बेहतर चीज़ों को, जो व्यक्ति हर पॉइंट को अपने अनुसार ड्रॉप करता है किसी सिस्टम में,
फिर भी उस सिस्टम में बग जैसी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आ जाता है, जो व्यक्ति चिन्हित करके किसी चीज़ों को पुट कर रहा है वो आ जाएगा, तो इतने बड़े विश्व में जो विचारधाराओं में अंतर नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझिएगा, जो आफ्ताब के मामले जो केस आया है ना, उसमें केवल ये सोचना है कि हम में मौलिकता को कैसे बनाए रखें। ये चीज़ें आपको करनी, आने वाले समय में इस पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट बातें बाद में होगी, नहीं तो चला जाएगा किसी और। अब क्या करना आप लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है युक्ति आईएएस को, और जो कमेंट में है कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए युक्ति आईएएस का, बहुत सी चीज़ें। और अब जल्द ही हम लोग एक जीके का सीरीज ला रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम देते हैं ना बच्चे, उनके लिए जल्द ही जीके का सीरीज आएगा, जो उसका नाम चयन हो रहा है, आप लोग बता सकते हैं, जिसमें आप नाम सुझा सकते हैं, नाम का किस रूप से नाम यह बैच चलाया जाएगा। जीके का सीरीज होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 10 क्वेश्चन होंगे, उस टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी, उससे कोऑर्डिनेट जो बातें की जाएगी। तो सीरीज आप लोग को चलाया जाएगा, यह जीके सीरीज होगा जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड लगातार आ रहा है कि जीके सीरीज सर चलाया जाए, और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और जल्द ही यह सीरीज आप लोग के सामने आएगा, जिसमें जो यूपीएससी के कैंडिडेट भाग नहीं लेंगे, अगर कभी मन नहीं लगे तो आके आ सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, पर उनके लिए बैच इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट चाहिए। और इसमें जीके सीरीज में क्या होगा कि केवल ऑब्जेक्टिव फैक्ट बातें की जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट अगर किन्हीं का कमज़ोर होगा यूपीएससी बैच वाले का, तो वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि चीज़ें जैसा आपको आवश्यकता उसके अनुसार काम कीजिएगा। तो जीके सीरीज जल्द से जल्द आएगा, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं किस नाम से उसे लॉन्च किया जाए, जिसका सर्वश्रेष्ठ नाम रहेगा मैं उसी का नाम देकर उनको उनके बैच का नाम लॉन्च करने वाला हूं, तो आप लोग नाम सुझा सकते हैं। चलिए, और रिव्यू जो मैंने बोला था, रिव्यू एक स्टूडेंट का आ चुका है। वैसे ही रिव्यू आप लोग भी, अगर आपको जो लगता है वो आप रिव्यू दे सकते हैं, और इसको मैं आपको प्ले लिस्ट में एक मर्ज कर दिया, स्टूडेंट रिव्यू आप लोग देख सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं कि युक्ति आईएएस क्या आप लोग के लिए दे रहा है, किस रूप से चीज़ों को डिलीवर कर रहा है, ताकि आप लोग के लिए इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट हो सके, साथ ही साथ आप लोग डाइवर्ट नहीं हुई है। जो ओरिजिनल है देखिए, उसमें मैंने किसी प्रकार का एडिट नहीं किया हूँ। ओरिजिनल जिस कैंडिडेट ने भेजा, भरत यादव जी, जो यूपी में पदस्थापित है, उनके द्वारा भेजा गया है। तो आप समझिएगा, यहाँ पर जो ओरिजिनलिटी है उसी को दिखाया जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं, आप लोग जरूर भेज सकते हैं। चलिए, रिव्यू सभी लोग भेजिएगा, रिक्वेस्ट है। चलिए, इसी के साथ आगे न्यूज है, देखिए बाघों की संख्या लगातार घट रही है, यह बहुत ही चिंताजनक है। कर्नाटक में 14 और उत्तराखंड में 6 बाघों की मौत हुई है, कुल 134 मृत घोषित हुए हैं, और 19 से लेकर 22 के बीच में शिकार 35 हुए हैं, समान मौत 21 हुई है, और दुर्घटना में 80 मरे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो बाघ से संबंधित आंकड़ों को रख लीजिएगा। हो सकता है किसी एग्जाम में पीटी फैक्ट के रूप में पूछ दे, या कहीं बाघों के चिंता संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सके, इसके अतिरिक्त इसका कोई काम नहीं है। देखिए, कल एक बहुत बेहतर निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें क्या बोला गया है, ध्यान रखिएगा कि जो आदिवासी महिलाएं हैं ना, उनको भी अधिकार पैतृक संपत्ति में होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार विधि जो बनाए गए हैं उस पर विचार करे, संशोधन करने की। तो देखिए, शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को फैसला दिया है, इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा। आदिवासी बेटी की पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी से वंचित रखने कतई न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसमें संशोधन करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा, 2 धारा जो हिंदू उत्तराधिकार की धारा 2(2) है, उसमें यह की गई है कि जो उत्तराधिकार के नियम होंगे, जो महिला पैतृक संपत्ति में भागीदार नहीं होंगे, इसमें बातें की गई है। तो यह एक्ट का 2(2) याद रखिएगा, प्रश्न इससे पूछ सकता है। और यह क्या करता है, 14-21 को अनदेखा कर देता है, और 14 क्या, समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार जो है 21 में, वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होता है। इसलिए न्यायालय ने, और सबसे इम्पोर्टेंट में बताइए, कोई संविधान में कोई आर्टिकल है तो 21 जो आर्टिकल है विश्व व्यापक है,
और सर्वव्यापी यह चीज़ों को कवर करता है, जहाँ पर प्राकृतिक अधिकार भी, मौलिक अधिकार भी और चीज़ें जो राजनीतिक अधिकार है सभी शामिल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करना है। और इस पर एक्ट पर कुछ दिन पहले भी मैंने चर्चा किया हूँ, जब हम हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ा रहे थे उसमें चीज़ों को कवर किए, तो उससे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा आप लोग। बस याद रखिएगा, अब महिला अधिकारों को भी पैतृक संपत्ति पर बराबरी का अधिकार मिलेगा, जैसे अन्य महिलाओं को प्राप्त है ना, वैसे ही। बस यहाँ चीज़ें 2C को समझ लेना है। चलिए, ये आर्टिकल उतना नहीं है कि इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों को पॉलिटिक्स में जो अपना विचार रखते हैं, अगर उन्हें जानना है कि राज्यों में कैसी स्थिति आ रही है तो वो देख लीजिएगा। नहीं तो आपको ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, कॉलेज में जो अपारदर्शी व्यवस्था का समाधान कैसे हो सकता है। तो मैंने उस दिन भी चर्चा पहले 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ। उसी बातें को ये घुमा फिरा के ये लेखक जो हैं वो लाल जी जायसवाल है, उनके द्वारा किया जा रहा है, इलाहाबाद के शोधार्थी है। तो आप लोग इनके राय को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी वही चीज़ें की गई है जैसे मैं पहले भी आप लोग को बताया, कार्यपालिका विधायिका के अपने अपने दायरे, हमेशा शब्दों का अलग प्रस्तुतिकरण है, बाकी सब चीज़ें पहले से ही बताई जा चुकी है। आप लोग तो समय वेस्ट नहीं कीजिएगा, अंडरलाइन कर दिए हैं नए अभ्यर्थियों के लिए। बस ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ें आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताई गई वही मौलिक है, ठीक ना। विचार बदलते चलेंगे, ग्राउंड वही है, ग्राउंड पर अलग अलग पौधे फसल रोपे जाएंगे, पर ग्राउंड वही है जो आपके कॉलेजियम व्यवस्था के संदर्भ में मैंने बात की कर चुका हूँ। उसी को अलग अलग तरीके से लोग प्रस्तुत करेंगे, बस आप लोग को ध्यान ये रखना है। यहाँ पर एक डाटा दिया गया, उसे जरूर वहाँ पर ऐड कर लीजिए। डाटा मैंने नहीं दिया था उस दिन, आप लोग इस डाटा का जरूर ऐड कर लीजिए, क्योंकि लंबित जो अदालतों के मामले हैं 80% अधिक जिला और अधीनस्थ अदालतों में है भारत में, और प्रत्येक न्यायाधीश के पास औसतन 1350 मामले लंबित है। कानून मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या के अनुपात पर 10 लाख लोगों में 19.49 न्यायाधीश होने चाहिए, अर्थात लगभग 19.5 या कह लीजिए 20, आपको मान के चलिए ओवरऑल रेशियो अगर लेकर चला जाए तो 20 न्यायाधीश जरूर होने चाहिए। वही अमेरिका में 107 है, ब्रिटेन में 51 है, कनाडा में 75 है, ऑस्ट्रेलिया में 42 न्यायाधीश प्रति 10 लाख पर है। तो भारत जैसे विशाल देश में जहाँ जनसंख्या इन सभी राष्ट्रों से अधिक है, वहाँ पर जजों की संख्या कम होना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सिस्टम हमारा किस रूप से काम कर रहा है। तो इसे आप लोग बताइएगा कि हाँ ये क्या सही है क्या गलत है। तो यह आंकड़ा आप लोग को देखना है, समझना है कि किस रूप से चीज़ों को कवर करना है। और तो ये आंकड़ा आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ये आंकड़ा को भारत लिख लीजिएगा यहाँ पर, और अन्य देश जो जो हैं वहाँ पर आंकड़ा आप प्रस्तुत कर लिए। 19 सबसे ज़्यादा कहाँ है, अमेरिका में है। उसके बाद यहाँ सभी छोटे छोटे राज्य को पुट कर देना है और यहाँ पर अपना आंकड़ा दे देना है, उसको इसको डायग्राम को यूज़ कर लेना है। चलिए बाकी सब चीज़ सेम है। तो आज का न्यूज एनालिसिस आपको इन सब चीज़ों से कवर करता है। और एक दो चीज़ है और भी जो पहले का, ये सब में पहले भी बात की गई है। देखिए यहाँ बात अमेरिका भारत के संदर्भ में बातें हो रही है, जिसमें भारत अमेरिका का सिर्फ सहयोगी ही नहीं है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है। लगातार 20 सालों में ऐसी स्थिति देखने को मिली। अब खुशी की बात यह है कि अमेरिका जो कहीं न कहीं हर मुद्दे पर सभी साथ बार्गेनिंग करता है, भारत के संदर्भ में है ना, समन्वय की स्थिति कायम करना चाहता है। और यह भारत की विदेश नीति और भारत के बदलते हैं ना प्रभाव के कारण हो रहा है। इसको पता है कि आने वाले एशिया में भारत एक उभरता हुआ सितारा है। इसके संदर्भ में हम अगर हितों का संरक्षण नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें हमारे जो विश्व में जो समुदाय में हमारी साख बनाए रखनी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। इसलिए भारत के साथ एक स्पेशल ट्रीट करता है। आप वो S-14 के मामले में हो, S-14 के मामले में जब फिर हथियार निर्यातक के देश की श्रेणी में लाना हो, या यूएन में शक्ति के बंटवारे की संदर्भ में स्पष्ट बात की गई हो, या कोई अन्य मामला हो, तो यहाँ पर आपको स्पेशल रेफरेंस देखने को मिल जाता है। वही बातें यहाँ की गई है और बाकी यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी होगी। और साथ में एक पीटी फैक्ट यहाँ आप कवर कर लीजिएगा। अमेरिका में अब जो भाषण दिए जाते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, अब हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी अनुवाद उसके होंगे। कारण उसके पीछे है कि वहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद सिफारिश किया गया है व्हाइट हाउस के जो कमेटी है,
जो एशियाई अमेरिकी के बढ़ता प्रभाव है उसके संदर्भ में। शादी का मौसम चल रहा है, मेरे पड़ोसी के यहाँ शादी है, इसी वजह से इतना बज रहा होगा, कोई बात नहीं। अब क्लास खत्म ही होने वाला। चीनी, मंदारी और कोरियन की भाषा का यहाँ वियतनामी आपको चीज़ें दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं, नहीं तो आज चीज़ें और भी उभर गई। चलिए हम फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।